नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सबों का बीपीएससी के अगले वीडियो सीरीज़ में। आज हम सामान्य विज्ञान से कुछ प्रश्न जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं का सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी विवेचना, थोड़ी सी समालोचना। एक बहुत फेमस कहावत है कि अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। तो जो चीज़ें हाथ में होती हैं उसे ले लेना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट भी होते हैं, और ये हमें एक आइडिया देता है कि किस प्रकार से हमारी तैयारी हो ताकि कम से कम मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर पाएँ। विज्ञान एक ऐसा भाग है जहाँ से करीब 20-25 क्वेश्चन हर बार आते हैं, और हम जल्दी जल्दी देखेंगे कि किस प्रकार से बहुत ही आसान प्रश्न बहुत कम समय में हम हल कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान के संकाय में भौतिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उससे हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो का। इस सीरीज़ में जल्दी जल्दी विज्ञान के प्रश्न हम हल करेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए। तो चलिए जल्दी से प्रारंभ करते हैं। भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न जो कि 64 बीपीएससी 2018 में, जैसा आप देख सकते हैं कि आया हुआ था, और घटना चक्र के सानिध्य से हम यह प्रश्न आपके पास लेके आए हैं। और भी बहुत सारे अच्छी किताबें आपके पास उपलब्ध है। मैंने कुछ किताबों की लिस्ट आपको बताई जिसमें कि ल्यूसेंट, घटना चक्र और सामान्य ज्ञान केबीसी नैनो, और इसके साथ साथ ही स्पार्क पब्लिकेशन और स्पीडी, ये कुछ किताबें थी जो मैंने आपसे कही। आखिरी समय में आप इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं भौतिक विज्ञान से। पहला प्रश्न, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो भी न्यूट्रॉन की व्यवस्था जहाँ तक आती है वो उसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हाइड्रोजन होगा, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते रह सकते हैं। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो देखिए, एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्ध्य की इकाई है, और जैसे कि नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है, उसी तरह एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर को कहा जाता है। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये बहुत ही आसान प्रश्न। ये दूरी की इकाई है, और जैसे कि आपको पता ही है कि एक प्रकाश वर्ष तारों के बीच की दूरी नापने के लिए इस्तेमाल होता है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश की स्पीड होती है जो साधारणतः स्पीड मानी जाती है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर आप 1 साल में निकालें तो 9.46 × 10⁵15 मीटर्स ये आता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न 18 का, आवृत्ति को मापा जाता है किस में? आंसर होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने हुए होते हैं, SiO2। 2017 का ये प्रश्न। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल SiO2 के बने हुए होते हैं, और इसका वाणिज्यिक उपयोग भी होता है काफ़ी जगहों पर। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या माना जाता है? 2019 का ये प्रश्न है। आंसर होगा आवृत्ति। और आप देखिए कि एक प्रश्न आपको 2018 में पूछा गया था। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, और यही प्रश्न 2019 में पूछा गया है। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? आंसर होगा आवृत्ति। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, इसका इकाई है वॉट। P यानी कि विद्युत शक्ति, कार्य बटा समय, और इसका SI मात्रक वॉट होता है। तो इसका आंसर होगा वॉट। 2018 का प्रश्न। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगों की क्या सीमा है?
तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो सीमा है वो दृश्य स्पेक्ट्रम, मतलब कि जो दृश्य प्रकाश है जिसमें कि हम देख सकते हैं, इसी लिमिट के बीच में हम जनरली दृश्य प्रकाश को मानते हैं। और इस स्पेक्ट्रम या तरंगदैर्घ्य के आसपास की जो सीमा में चीज़ें आती हैं उसका इस्तेमाल दृश्य प्रकाश में होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख ही सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? इसका आंसर होगा 400 से 700 नैनोमीटर। देखिए, आपने देखा है अभी ये ऊपर भी इसका एक्सप्लेनेशन था कि दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है, परंतु ये व्यक्ति की आंखों की क्षमता और प्रकाश के स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि की बातों पर निर्भर करता है। और 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर ये माना जाता है, जबकि नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताई है। और एनसीईआरटी की कुछ पुस्तकों में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर भी लिखी गई है। तो इस परास के भीतर की निकटतम सीमा को ही माना जाएगा। और इसी जो दृश्य प्रकाश है इसी की सीमा 400 से 700 नैनोमीटर। यही सेम क्वेश्चन 2011 के बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। तो जो भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ उपकरण हैं, जैसे कि हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर, और भी इसकी एक लंबी लिस्ट है जो कि आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएगी। ये पढ़कर जाना बहुत आवश्यक है, इससे एक प्रश्न अवश्य रहता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का वाला यंत्र है, और हाइड्रोमीटर से द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। आप अन्य उपकरणों के बारे में भी पढ़ें, एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है इससे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि दाब की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। आपको पता ही है कि किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और ये एक अदिश राशि है। फोर्स पर यूनिट स्क्वायर या फिर प्रति क्षेत्रफल पर लगा हुआ जो बल होता है उसे ही दाब कहते हैं। तो फोर्स का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। और इसे कई बार पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा 2018 का यह प्रश्न। चलिए 2019 का प्रश्न देखें आप। दाब का मात्रक क्या है? इसका आंसर ई होगा। देखिए सेम क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ है, बस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ नहीं दिया हुआ है, इस वजह से इसका आंसर ई होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? बल, दाब, वेग या त्वरण? तो देखिए अभी भी आपको बताया गया कि दाब जो है वो एक अदिश राशि है जिसके पास परिमाण तो है मगर दिशा नहीं है। बल का जो है परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, त्वरण के साथ भी वही है और वेग के साथ भी वही है। तो यहाँ पर दाब जो है वो एक अदिश राशि है जिसे इंग्लिश में स्केलर भी कहते हैं, और दिश राशि को वेक्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो प्रतिबल, बल, दाब या विकृति? तो आंसर इसका सी होगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं, और ये एक विमाहीन राशि है, अर्थात ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में कैंसलेशन की वजह से इसकी कोई भी मात्रक या विमा नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। सही कथन का चुनाव। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा है। आपको याद होगा एक बहुत फेमस स्टेटमेंट हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में और बीटीसी में भी,
बैनी आह पिनाला या विबज्योर। तो इसमें अगर आप आर देखें एंड में आता है और बैगनी ऊपर रहता है, अर्थात लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। इसका आंसर होगा बी। अगर आप बैनी आह पिनाला या विबज्योर याद रखें तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? ये न्यूक्लियस कहलाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन जो है उसमें कोई आवेश नहीं होता है, परंतु प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसीलिए धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस हो जाएगा सेंटर पे। डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वापातन भी कहा जाता है, और ये कई बार प्रश्न आता है। आप संघनन और वाष्पन के बारे में भी पढ़ें, परंतु अगर सीधे कोई गैस ठोस से परिवर्तित होता है उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। 2017 का यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, और ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से ही गमन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास। तो ये एक आवेशित कण है। इसका आंसर ए होगा। 2015 का प्रश्न। चलिए, 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? जाहिर बात है ये जनरेशन के लिए यूज होता है। 2G, 3G, 4G, अब तो 5G की बात आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आविष्कारक पर एक प्रश्न 2008 का कि रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वॉटसन इसके आविष्कारक थे, जिससे कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार को कहा जाता है। 1935 के आसपास इसका आविष्कार हुआ था। अन्य भी आविष्कार आप ल्यूसेंट या फिर केबीसी नैनो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और बड़ा ही सीधा सा प्रश्न होता है ये। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2016 का, गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है, और बैक टू बैक काफ़ी नोबेल प्राइजेज इसमें गए हैं। एक भारत के ही वैज्ञानिक थे, कोलकाता के मिस्टर बोस, जिनके नाम पर ये हिग्स बोसॉन पड़ा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे नोबेल प्राइजेज जा चुके हैं। मैं प्रयास करूंगा कि हिग्स बोसॉन पर एक पूरा वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊं। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को 2013 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जनरली सत्येंद्र नाथ बोस एक थे जो कि इसकी परिकल्पना उन्होंने की थी, और आइंस्टीन से चर्चा भी हुई थी इस विषय में उनकी। किसी वजह से भाई वो नोबेल प्राइज़ नहीं पा पाए, मगर बहुत ही महान वैज्ञानिकों में से एक थ्योरेटिकल फिजिक्स के वैज्ञानिक थे श्रीमान बोस, जो कि कोलकाता से ही थे। और उन्हीं के जो आधारभूत उन्होंने अपना रिसर्च दिया था, उसी पर आगे जाकर के हिग्स बोसॉन की परिकल्पना और उनका सत्यापन हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन है सीधा सा। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1930 में हुआ था रमन इफेक्ट के लिए। देखिए, भौतिक शास्त्र के नोबेल को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। 1930 में पुरस्कार प्राप्त हुआ उन्हें। और इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल चुका है 1913 में साहित्य। सीवी रमन भौतिकी, हरगोविंद खुराना चिकित्सा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो कि भतीजे थे सीवी रमन के, इनको चंद्रशेखर लिमिट के लिए 1983 में मिल चुका है। मदर त्रिषा को शांति के लिए, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र, कैलाश सत्यरथी को शांति के लिए, वी रामकृष्णन को रसायन शास्त्र, और अभिजीत बनर्जी को हाल फिलहाल में अर्थशास्त्र के लिए मिल चुका है। इसके पहले भी कई भारतीय हैं जो कि भारत की आज़ादी के पहले भी नोबेल प्राइज़ पा चुके हैं।